जल्दी 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 आओ सारे। हाँ जी, तो लगभग सारे बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं और आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। और आज की क्लास में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का भाई सब वन शॉट करेंगे। चीते की रफ्तार से चैप्टर शुरू करेंगे और चीते की रफ्तार पे खत्म करेंगे। इस पूरी एक वीडियो में आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं पहले बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, तो अगर आपको वॉइस में थोड़ी समस्या आ रही हो तो भाई झेलो। पेपर है, पास भी होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, थोड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मेरे को वीडियो बनानी थी, मुझे आपको पढ़ाना था, भाई मैं आ गया। ठीक है जी, प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं यार, पढ़ाई भी तो हो रही है, कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, मजा आ जाएगा। हाँ, इतना जरूर है भाई, मजा आ जाएगा चैप्टर पढ़ने में, और जो पढ़ाऊंगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है भाई, अरे जल्दी आओ भाई, सारे के सारे जल्दी से लाइव आ जाओ भाई, पढ़ाने दो, जल्दी आओ, क्विक क्विक क्विक। हाँ जी, आगे सारे बच्चे, तो कर दे शुरू, कर दे मामला सेट। हाँ जी, चलिए। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का वन शॉट करेंगे। ज्यादा बकवास वाली बातें भाई मैं करूंगा नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं सिंपल सिंपल बातें करूंगा जो एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बात करते हैं इंट्रो की, ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो भाई मेरी बात समझो। इससे पहले वाली वीडियो में तुम लोगों को मैंने बताया था कि देश में रिसोर्सेज लिमिटेड है और अपने को देखना पड़ता है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रोडक्शन कैसे करे, कितना करे, क्योंकि हर चीज को बना पाना पॉसिबल नहीं होता, हर चीज का प्रोडक्शन कर पाना संभव नहीं है, बिकॉज इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। तो इकोनॉमिस्ट लोगों ने एक कंसेप्ट का निर्माण किया। इन्होंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नाम के एक कंसेप्ट को डेवलप किया, जिसका पर्पस है ये बताना कि किन किन गुड्स का प्रोडक्शन करना है और कितनी मात्रा में करना है। समझ में आया? तो आपका जो चैप्टर है उसका बच्चों नाम क्या है जी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ में आ गया? तो क्या लिखा है? ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, आपको पता है कि रिसोर्सेस की बच्चों क्या थी? कमी थी, जिसकी वजह से हम अपनी हर वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे, बिकॉज इतने रिसोर्स नहीं है। तो टू यूज द रिसोर्सेस इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, अब हम चाहते हैं कि हम पे जितना भी पैसा है, जितने भी रिसोर्सेस है, हम उसका बेहतरीन यूज करें, बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से यूज करें, रिसोर्स की कोई वेस्टेज ना हो, और जितना हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं उतना प्रोडक्शन भी हो जाए। तो रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से यूज करने के लिए इकोनॉमिस्ट लोगों ने एक कंसेप्ट को प्रेजेंट किया, जिसका नाम क्या है जी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अरे क्या नाम है जी बेटा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको शॉर्ट में बच्चों बोलते हैं पीपीसी। अरे क्या बोलते हैं जी इसको? पीपीसी। इसके बहुत सारे नाम हैं। हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोल सकते हैं, हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, और इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी बोल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप जानते हो मेरे ख्याल से, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। मैं था, श्रद्धा कपूर थी और एक लड़की और थी। तो उस लड़की के लिए सॉरी उल्टा बोल दिया, श्रद्धा कपूर के लिए उस लड़की को मैंने छोड़ दिया था। दैट इज कॉल्ड व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद आया कुछ? तो इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक का मामला सेट है भाई, सब क्लियर है। अब देखो, ये जो हम चैप्टर बच्चों पढ़ रहे हैं ना, पीपीसी, ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, अभी नए नए आप पैदा हुए हो, मतलब अभी नए नए आप क्लास 11th में आए हो, और अभी आपको इकोनॉमिक्स की इतनी समझ नहीं है। आपको लगता है इकोनॉमिक्स तो वही वाली होगी, पालमपुर गांव की कहानी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का लेवल थोड़ा बढ़ गया है और चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, इतना आसान नहीं है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बातें हमको एज्यूम करके चलनी पड़ेगी। जैसे कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इट इज एज्यूम दैट इकोनॉमी। बच्चों, इकोनॉमी का मतलब होता है देश। क्या होता है जी? देश। तो हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि देश में केवल दो ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, एक वस्तु X का, एक वस्तु Y का, कि देश में केवल दो ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अब हालांकि देश में प्रोडक्शन ज्यादा गुड्स का होता है, लेकिन इजी करने के लिए, समझने के लिए केवल दो गुड्स मांग रहे हैं। मान लो वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, गेहूं का, और मशीन का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, अगली एजम्पशन ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है, रिसोर्स मतलब लेबर, मान लो कि हमारे पास जो देश में लेबर है जो गेहूं उगा रही है,
या जो मशीन बना रही है, हमारे पास जो देश में लेबर है, इकोनॉमी के अंदर जो लेबर है, हम ऐसा मान रहे हैं वो फिक्स्ड है या फिर कांस्टेंट है कि लेबर ना तो बढ़ेगी, लेबर ना तो घटेगी। अगर मेरे पास 10 लेबर है तो 10 लोग ही काम करेंगे। उसके बाद एजम्पशन नंबर 3 है कि जो भी रिसोर्सेस है, रिसोर्स माने वही लेबर, कि जो भी लेबर है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है या फिर फुल्ली यूटिलाइज्ड है। इसका मतलब कि उनसे पूरा पूरा काम करवाया जा रहा है, कोई भी लेबर खाली नहीं बैठी। ऐसा नहीं है कि 10 लेबर में 9 लेबर काम कर रही है और एक लेबर, हाँ जी मेरे बाबू ने खाना खाया, अरे वो लेबर कोई खाली नहीं बैठी। हम 10 के 10 लेबर से काम करवा रहे हैं, हम 10 के 10 लेबर से सारा काम करवा रहे हैं। ठीक है। चौथी एजम्पशन जो मैं पढ़ा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा मान रहे हैं कि प्रोडक्शन करने में जो भी रिसोर्स माने वंस अगेन लेबर, कि प्रोडक्शन करने में हम जो भी लेबर का यूज कर रहे हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में। इसका मतलब समझो कि मेरे पास एक व्यक्ति है, ये लेबर है। अब मैं ऐसा मान रहा हूं कि लेबर मशीन बनाने में तो अच्छी है, लेकिन जितनी अच्छी वो मशीन बनाने में है उतनी अच्छी वो गेहूं बनाने में नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक बंदा एक काम को ज्यादा अच्छे से परफेक्ट तरीके से कर सकता है, वो दूसरे काम को इतने अच्छे से कर नहीं सकता। तो हम यहां पर यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारी लेबर है वो मशीन बनाने में तो मान लो एकदम परफेक्ट है, अच्छी है, लेकिन गेहूं वगैरह बनाने में इतनी परफेक्ट या इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे लिखा है ये रीजन है इंक्रीजिंग एमआरटी का। इसका मतलब क्या है अभी आगे आएगा। और आखिरी एजम्पशन बच्चों हमारी ये है कि देश में हम जो भी टेक्नोलॉजी का लेवल यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी माने तकनीक, हम प्रोडक्शन करने में जो भी मशीन जो भी तकनीक का यूज कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब तकनीक ना तो अब अच्छी होगी ना तो बुरी होगी, मेरे पास जो तकनीक है अब तकनीक वही रहेगी, ना तो वो और एडवांस होगी ना तो वो और बेकार होगी। तो ये कुछ एजम्पशन थी हमारी 5, इनके बेस पर आपको चैप्टर पढ़ना है। अब पीपीसी को समझना है तो पहले एक टेबल और डायग्राम से कहानी को समझेंगे कि पीपीसी होता क्या है, उसका डायग्राम कैसे बनता है। अब भाई साहब सभी मेरे बुड़बक, सभी नालायकों, मेरी प्यारी सी एक बात को समझेंगे। देखो ये टेबल जब बनाते हैं तो टेबल के पीछे काफी रीजंस, काफी लॉजिक होते हैं, ये टेबल काफी डिटेल में बनाई जाती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे केवल रिवीजन के पर्पज से आए हैं, हम केवल एग्जाम के पर्पज से आए हैं, तो टेबल कैसे बनी इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगा। अगर आपको लॉजिक चाहिए तो मेरी दूसरी वीडियो है जहाँ पे डिटेल में ये टेबल कैसे बनी है मैंने बता रखा है, आप उसको वहां पे समझ सकते हो। यहाँ पे मैं बस केवल बता रहा हूं कि एग्जाम में आ जाए टेबल बनाओ तो आप कैसे बनाओगे। तो बच्चों कॉम्बिनेशन के अंदर, हाँ भाई नालायकों, कॉम्बिनेशन के अंदर लिखोगे ए बी सी डी ई। फिर वीट में लिखोगे आप बच्चों 0, फिर लिखना 10, फिर लिखना 20, फिर लिखना 30, फिर लिखना 40। ठीक है, कोई दिक्कत? भाई सिंपल है, 0 10 20 30 40। जब बात करेंगे मशीन की तो यहाँ पे आप लिखना पहले 100। अब देखो 100 में से 10 गए भाई 90 लिख दो, 90 में से 20 गए भाई 70 लिख दो, 70 में से 30 गए भाई 40 लिख दो, 40 में से 40 गए भाई लिख दो 0। लो जी लो, बन गई आपकी टेबल। समझ में आ गया कि 100 में से 10 गए तो 90 आ गया, 90 में से 20 गए 70 आ गया, 70 में से 30 गए 40 आ गया, 40 में 40 गए 0 आ गया। ये एमओसी नाम का जो कॉलम है अभी इसको इग्नोर करना है, अभी मैं इसको नहीं भरवा रहा। अभी आपने केवल वीट और मशीन की टेबल देख ली। अब इससे भाई सब डायग्राम बनाएंगे जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है जी, देखो वीट 0 मशीन 100, तो वीट 0 मशीन 100, बताओ भाई वीट 0 मशीन 100, ये लो ये वाला पॉइंट आ गया। अगला बोलो वीट 10 मशीन 90, तो भाई साहब वीट पे 10 ये रहा और मशीन पे 90 ये रहा। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो लगभग ये वाला पॉइंट आ गया जी। उसके बाद बोलो वीट 20 मशीन 70, तो वीट पे 20 आ गया और मशीन पे 70 आ गया। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरे सामने। फिर बोलो भाई साहब वीट 20 इधर हो गया, वीट 30 है मशीन 40 है, तो वीट पे 30 और मशीन पे 40, ये वाला पॉइंट आ गया। और आखिरी बोल दो वीट 40 है मशीन 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया।
यहाँ पे लिखा ए बी सी डी ई। मेरे ख्याल सारे पॉइंट मैंने एकदम सही प्लॉट किए हैं। और अब मैं इन सभी पॉइंट को जोड़ूंगा। इन सभी पॉइंट को अगर मैं जोड़ूंगा तो आप देख पा रहे हो मेरे सामने मुझे एक कर्व की प्राप्ति हुई। और बेटा इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पीपीसी। देख रहे हो कितना सुंदर बनाया मैंने, वो भी एक बार में, वो भी इतनी जल्दी। तुम तो स्केल स्केल लेके बैठ जाते हो और तुमसे तब भी इतना सुंदर कर्व ना बनेगा। मेरे पास तो स्केल भी नहीं था, मैंने फिर भी एक बार में इतना सुंदर सुशील प्यारा सा कर्व बना दिया। ये तो मेरी वाली से भी सुंदर लग रहा है। मेरी वाली कौन? छोड़ो, पर्सनल बातें नहीं करते, पढ़ाई पे आते हैं। हालांकि झूठ तो नहीं बोल रहा, सुंदर तो है मेरी वाली से है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। अब आप देख पा रहे होगे ये जो हमारा कर्व बना है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व थोड़ा ऐसे बना है। जब कर्व थोड़ा ऐसे बनता है तो बच्चों इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं जी? कॉनकेव। तो मतलब हमारा पीपीसी कॉनकेव शेप में बना है। जी हाँ, समझ में आ गया। टेबल भी क्लियर है और होपफुली डायग्राम भी क्लियर है। अब देखो पीपीसी के मीनिंग की बात करते हैं। वही टेबल डायग्राम मैंने आगे आपके लिए बना के रख दिया, सेम एज इट इज। ठीक है। और अब देखो उसका मीनिंग क्या है। पेपर में इसका मीनिंग पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ पीपीसी का मीनिंग क्या है? तो भाई सिंपल सिंपल बात है, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है? पीपीसी एक कर्व है, ऑब्वियस सी बात भाई कर्व ही है। दैट शोज, ये कर्व क्या शो कर रहा है, ध्यान से देखना। हाँ भाई ताड़ो उसको, और इसको ताड़ो, बताओ क्या शो कर रहा है। तो ये ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी ई शो कर रहा है। और ये ए बी सी डी ई क्या है जी? कॉम्बिनेशन है। तो पीपीसी एक कर्व है जो शो करता है क्या? अलग अलग कॉम्बिनेशन को। भाई सारे कॉम्बिनेशन अलग है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ई यहाँ पे, सारे अलग अलग है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो करता है। और ये जो मैंने ABCDE बनाया, ये कॉम्बिनेशन किस चीज के है? तो भाई ये टू गुड्स के कॉम्बिनेशन है, ये मशीन और वीट के कॉम्बिनेशन है। तो दो वस्तु के अलग अलग कॉम्बिनेशन को शो करता है। दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। और इन कॉम्बिनेशन को एक देश, इकोनॉमी माने क्या होता है? देश। इन कॉम्बिनेशन को एक देश प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब एक देश के पास मान लो 10 लेबर है, ये क्या हो गए जी? ये हो गए देश के रिसोर्सेस। ये क्या हो गए जी? देश के रिसोर्सेस। और इनके पास काम करने के लिए मान लो एक मशीन भी है। और मशीन मान लो क्या हो गई जी? ये हो गई देश की टेक्नोलॉजी। तो रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी ने मिलकर कितना प्रोडक्शन किया? तो ये चाहे तो 0 वीट और 100 मशीन बना सकते हैं, ये चाहे तो 10 वीट और 90 मशीन, चाहे तो 20 वीट 70 मशीन, 30 वीट 40 मशीन, और चाहे तो 40 वीट 0 मशीन भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? अरे बोलो समझ में आ गया? तो वही लिखा है कि ये दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिनको एक देश में प्रोड्यूस किया जा सकता है। और प्रोड्यूस कैसे करेंगे? अवेलेबल रिसोर्सेज के माध्यम से। रिसोर्स माने लेबर, कि आप इसको लेबर के माध्यम से बनाओगे और आप इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाओगे। तो ये हो गया पीपीसी का मीनिंग। सिंपल सा भाई मीनिंग है। ठीक है, आगे बोलता है सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो पीपीसी एक देश के प्रोडक्शन की औकात दिखाता है। हाँ जी, पीपीसी क्या दिखाता है? एक देश के प्रोडक्शन की औकात, कि एक देश कितना प्रोडक्शन कर सकता है। ये जो बाउंड्री बन गई है ना, अब ये लक्ष्मण रेखा है भाई साहब। लक्ष्मण रेखा का मतलब है अब हम इससे बाहर जाके प्रोडक्शन नहीं कर सकते। मान लो मैंने कोई बाहर पॉइंट पी बनाया और मैंने बोला हाँ जी, हाँ भाई, क्या पी तक प्रोडक्शन कर लोगे? तो भाई नहीं कर पाएंगे। इस लक्ष्मण रेखा के बाहर जाओगे तो रावण पकड़ लेगा, मार देगा, बट प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन आप इसके अंदर ही करोगे। तो पीपीसी एक देश के, पीपीसी एक देश के प्रोडक्शन की औकात को दिखाता है कि एक देश कितना प्रोडक्शन कर, अरे एक देश कितना प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कलर भर रहा हूं, जितना भी मैं कलर भर रहा हूं इसका मतलब यह है कि हम इस जितनी भी रेड बाउंड्री है हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। हम इस रेड बाउंड्री के बाहर जाके, इस रेड एरिया के बाहर जाके प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये है टेबल का एक्सप्लेनेशन और डायग्राम। ये क्या है जी? टेबल का एक्सप्लेनेशन और डायग्राम। इसको आप अपने आप पढ़ लेना। ये जो भी मैंने टेबल बनाई, ये जो भी डायग्राम बनाया, ये कैसे बनाया, पेपर में इसको ना एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो ये आपके नोट्स में गिवन है, आप इसको अपना पढ़ लेना, काफी सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखो भाई साहब,
इसको पढ़ डालो भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा। अरे भाई साहब कोई रोक नहीं पाएगा, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। पीपीसी के फीचर्स क्या लिखा है, इसको पढ़कर नहीं गए तो भाई सब बर्बाद हो तुम। इसको नहीं पढ़ा तो वो तुम्हें छोड़ देगी, फिर ना तो पेपर में नंबर आएंगे ना वो तुम्हारे साथ रहेगी। अरे भैया ये टॉपिक तो हर बच्चे को आना चाहिए। इकोनॉमिक्स का बच्चा बच्चा इस टॉपिक के प्रति सच्चा होना चाहिए, ये टॉपिक आना चाहिए भाई साहब। अरे बोलो हाँ कि भैया कर लेंगे। कर क्या लोगे, तुम्हारा भाई करवा रहा है, अभी करोगे। देखो भाई पीपीसी के फीचर, तो मेरे प्यारे प्यारे बुड़बक पीपीसी के दो फीचर है। सबसे पहला फीचर पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब जब पीपीसी बनता है ना भाई, तो ऐसे वो नीचे की ओर बनता है, वो नीचे की ओर बनता है। और दूसरा पीपीसी कॉनकेव होता है। कॉनकेव मतलब वो ऐसी वाली शेप लेता है। पीपीसी ऐसा नहीं बनता, ये तो बच्चों कॉन्वेक्स होता है। ये क्या होता है जी, कॉन्वेक्स। पीपीसी ऐसा बनता है, ये क्या होता है जी, कॉनकेव। तो दो फीचर है। पहला फीचर जिस पर दिल आ गया मेरा, जिस पर दिल आ गया मेरा, क्या कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और दूसरा फीचर पर भी दिल आ गया मेरा कि पीपीसी कॉनकेव। अरे देखो ना, पीपीसी कॉनकेव ऐसे मत भैया, पीपीसी कॉनकेव, मैं नालायक को पिटोगे बहुत। पीपीसी कॉनकेव बनता है, समझ में आ गया। चलिए अब इन दोनों फीचर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो भाई जरा मेरी एक बात कान खोल के समझ लो, अगर किसी एक चीज की वैल्यू बढ़ेगी और दूसरी चीज की वैल्यू घटेगी, मान लीजिए ये मैं हूं, बेटा कथक नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूं कि ये मैं हूं। अगर किसी एक चीज की वैल्यू बढ़ेगी और दूसरी चीज की वैल्यू घटेगी तो पीपीसी डाउनवर्ड आएगा। मान लीजिए क्या पता इस बार ये बढ़ा ये घटा, अगर कोई एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो पीपीसी कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड बनेगा भाई, नीचे की ओर बनेगा। आप खुद देख लो कि जब आप लोगों ने टेबल और डायग्राम को बनाया तो यू कैन सी दैट जो वीट है वो बढ़ रहा है, 0 10 20 30 40, वीट आपका बढ़ रहा है। लेकिन मशीन देखो 100 फिर 90 70 40 जीरो, भाई मशीन घट रही है। तो एक बढ़न लाग रहा और एक घटन लाग रहा, एक बढ़न लाग रहा और एक घटन लाग रहा, और इसी वजह से प्रोडक्शन नीचे को हो रहा। प्रोडक्शन कैसे हो रहा है जी, नीचे को हो रहा है, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। तो बताओ पीपीसी के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीजन क्या है जी, एक चीज का बढ़ना दूसरे का घटना। अब मेरा आपसे सवाल यह बनता है ऐसा क्यों होता है, अगर मैं एक को बढ़ा रहा हूं तो मैं दूसरे को क्यों घटा रहा हूं। अगर मैं गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा हूं तो भाई मशीन का प्रोडक्शन क्यों कर रहा हूं। अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो गिवन है। यहाँ पे गिवन का बच्चों मतलब है लिमिटेड, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वो सीमित है। हमारे पास अधिक मात्रा में रिसोर्स नहीं है, मतलब भाई मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। अगर मैं ये बनाऊंगा तो मुझे वो कम बनाना पड़ेगा, और अगर वो ज्यादा बनाऊंगा तो ये मुझे कम करना पड़ेगा। अगर वीट बनाऊंगा तो मशीन कम करूंगा, मशीन बनाऊंगा तो वीट कम करूंगा, जिसकी वजह से हमारा पीपीसी नीचे की ओर बनता है। क्या लिखा है, जो पीपीसी कर्व है वो डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट राइट का मतलब कि जब मैं लेफ्ट से राइट साइड की ओर जाऊंगा तो लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो कर्व ऊपर नहीं जा रहा, कर्व सामने नहीं आ रहा, कर्व नीचे आ रहा है। तो लेफ्ट से राइट जाते समय हमारा पीपीसी बच्चों कैसे बनता है बताओ जी, हमारा जो पीपीसी है वो डाउनवर्ड बनता है, हमारा पीपीसी नीचे की ओर बनता है। ठीक है, आगे बोलता है इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स विद गिवन रिसोर्स। वही मैंने बोला, रिसोर्स सीमित है, आप दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते, एक को बढ़ाओगे दूसरे को घटाना पड़ेगा। वही लिखा है, इफ वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, एक वस्तु के प्रोडक्शन को हम अगर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, सो वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, दूसरे वस्तु के प्रोडक्शन को घटाना ही पड़ेगा। और इसी वजह से दैट्स वाई जो हमारा पीपीसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग को बच्चों हम लोग नेगेटिव स्लोपिंग भी बोल सकते हैं, कि पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, या फिर आप चाहो तो उसको नेगेटिव स्लोपिंग भी बोल सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। अब अगर आप पेपर में इसको एक्सप्लेन करोगे तो भाई डायग्राम भी बनाओगे और ये बात भी लिख के आओगे, डायग्राम को एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम बनाओगे भाई पहले पेपर में, इसको नहीं बनाया, इसको नहीं बनाया।
तो मैडम तुमको, हाँ भाई, इसको नहीं बनाया तो बेटा तुम्हारी मैडम है, तुम्हारे सर जी तुम्हें नंबर नहीं देंगे। डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, डायग्राम से साफ साफ क्लियर होता है। इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, अगर हमें गुड एक्स, मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए हमने इसको गुड एक्स बोला और इसको गुड वाई बोला, तो अगर आपको गुड एक्स बढ़ाना है तो गुड वाई 10 से 90, 90 से 70, गुड वाई आपको घटाना ही पड़ेगा। तो इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, देन वी मस्ट हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, गुड वाई का प्रोडक्शन डिक्रीज करना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैन नॉट बी अपवर्ड स्लोपिंग, मैंने कहा ना ये कर्व नीचे ही बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कोई भी कर्व ऊपर तभी बनता है जब मान लो x भी बढ़ रहा है और बेटा मान लो y भी बढ़ रहा है। अगर दोनों बढ़ेंगे, अगर दोनों इंक्रीज होंगे तभी बच्चों हमारा कर्व ऊपर बनेगा। लेकिन हमारे केस में क्या है, x बढ़ रहा है और y घट रहा है, एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, जिसकी वजह से हमारा कर्व नीचे ही बनेगा। समझ में आ गया? वही बोलता है कि पीपीसी कभी भी अपवर्ड नहीं जाता। भाई पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं अपवर्ड को। अब अपवर्ड या पॉजिटिव स्लोप क्यों नहीं होता? बिकॉज, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट इंक्रीज, हम दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते। क्यों? बिकॉज रिसोर्स कैसे है जी, गिवन, गिवन माने लिमिटेड है, सीमित है। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 1, पेपर में आए तो कर दोगे। सिंपल शब्द में बोलूं तो एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड ही बनेगा, नीचे की ओर ही बनेगा। ओके, स्वाहा, प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई स्वाहा। अब बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अधिक टेक्निकल है, एक बार में आती नहीं, बार बार मैं समझाता नहीं। ये किसका डायलॉग है पता नहीं, सलमान खान का है क्या? डिंका चिका, हाँ भाई दिख रहे मेरे डोले, डिंका चिका। हाँ भाई नालायको सुनो, ढिंका चिका बाद में करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाओ। भाई सब बहुत ही सुथरी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब प्रॉपर्टी है, एक बार में नहीं आएगी। ध्यान से सारे कान खोल के लेक्चर को सुनने बैठ जाओ। मम्मी से बोलो मम्मी डिस्टर्ब ना करो, पापा चुप हो जाओ, भाई बहन को रट्टा मार के चुप करा दो। भैया शांति का माहौल चाहिए अब मेरे को, अब समझ में आ गया, तभी यो प्रॉपर्टी समझ में आएगी। बिल्कुल चुप, एकदम चुप। देखो भाई नालायको, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो, पीपीसी हमेशा ओरिजिन की तरफ कॉनकेव होती है। कॉनकेव का मतलब ऐसा बनता है, और इसका एक ही रीजन है बच्चों, इसका रीजन है जो हमारी एमओसी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो एमओसी है बच्चों, उस एमओसी का बढ़ना, बस इतनी सी बात है, वही लिखा है कि एमओसी बढ़ेगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी तो पीपीसी कॉनकेव बनेगा। ये भैया एमओसी क्या होता है तो याद है, मैं यहाँ पे कह रहा था एमओसी बनाएंगे, अभी इग्नोर मारो। तो चलो भाई अब मौसी को बनाते हैं, अब एमओसी को बनाते हैं, ठीक है। तो इसी के आगे वाले स्लाइड पे एमओसी की बात भी डिटेल में करेंगे, फिलहाल एमओसी को निकालना सीख जाओ। और देखो क्या लिखा है, अब मजा आएगा ना बिड़ू, पता क्यों आएगा? और अब आ चुका है टेक्निकल टॉपिक, थोड़ा दिमाग लगाकर सुनना। देखो भाई समझो, ये एमओसी की बात करते हैं। अब एमओसी निकलता कैसे है बच्चों, इसको मान लिया मैंने वस्तु x, इसको मान लिया मैंने वस्तु y, जो सेक्रीफाइस कर रहा हूं उसको वस्तु y मान लिया। वस्तु y में क्या हो रहा है जी, सेक्रीफाइस, और जिसमें फायदा हो रहा है उसको मैंने, जिसमें गेन हो रहा है उसको वस्तु x मान लिया। अब देखो सबसे पहले 0 वेट था, 100 मशीन थी, डैश आ गया। डैश मतलब अभी ना तो मशीन घटी, अभी ना तो वीट बढ़ा, अभी कोई चेंज नहीं हुआ, मेरे पास 0 और 100 का मशीन और वीट है। अब देखो बेटा जो घटा पहले वो लिखूंगा, मशीन 100 थी घट के 90 हो गई, मशीन 100 थी घट के 90 हो गई। बताओ मशीन कितने से घटी? तो मशीन 10 कम हो गई, और जब मशीन 10 कम हुई तो जैसे ही मशीन 10 कम हुई यू कैन सी दैट वीट 10 से बढ़ गया। वीट पहले 0 किलो बनता था, अब 10 किलो बन रहा है, तो वीट आपका 10 से बढ़ गया। याद रखना, मैं वंस अगेन कह रहा हूं, जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम पहले वो लिखेंगे रेशियो, फिर जो गेन कर रहे हैं हम वो लिखेंगे। 10 मशीन सेक्रीफाइस करी 10 किलो वीट के लिए। अब देखो मशीन हो गई 90 से 70, भाई साहब 20 मशीन सेक्रीफाइस करी, किसके लिए? 10 से 20, अगेन 10 किलो वीट के लिए।
तो 20 मशीन गई 10 किलो के लिए, 70 से 40, फिर देखो 30 मशीन सेक्रीफाइस करी, और 20 से 30 केवल 10 किलो वीट के लिए, और फिर देखो 40 से 0 अगेन 40 मशीन सेक्रीफाइस करी, फिर किसके लिए, 30 से 40 10 किलो वीट के लिए। तो ऐसे निकलता है आपका एमओसी। जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हो पहले वो लिखो, और जो फायदा हुआ बाद में वो लिखो। अब एमओसी जब भी हम निकालते हैं ना बेटा, तो हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो केवल शुरुआत वाली वैल्यू पे, जिसमें सेक्रीफाइस किया, आप केवल उस पे ध्यान दो। और आप ध्यान दो, बताओ ये सेक्रीफाइस वाली वैल्यू घट रही है बढ़ रही है? तो पहले 10 था, फिर बढ़ के 20 हो गया, फिर और बढ़ के 30 हो गया, फिर और बढ़ के 40 हो गया। तो लगातार वैल्यू बढ़ रही है, 10 20 30 40 लगातार वैल्यू बढ़ रही है। और इसी वैल्यू बढ़ने की वजह से ये जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा, इसी वैल्यू के बढ़ने की वजह से जो पीपीसी है वो ऐसा बनता है, पीपीसी कॉनकेव बनता है। तो बताओ पीपीसी कॉनकेव बनने का रीजन क्या है? भैया मौसी की वैल्यू का बढ़ना। अरे किसकी वैल्यू का बढ़ना? मौसी की वैल्यू का बढ़ना। भाई झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे तुमसे झूठ क्या बोलूंगा नालायक को, तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? जो बोला वही लिखा है। अबे ना लिखा हो तो अभी कैमरे से मुझे गोली मार दो। अगर ना लिखा हो जो बोला तो अभी कैमरे से मुझे गोली मार दो, अभी अपना फोन फेंक के मार दो मुझे, अगर ना लिखा हो तो। वही लिखा है जो पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ भाई क्या लिखा है? पीपीसी जो होता है वो हमेशा ऑलवेज बच्चों कॉनकेव होता है, टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन की तरफ ये हमेशा कॉनकेव बनता है। और क्यों बनता है? तो लिखा है बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? इंक्रीजिंग एमओसी, एमओसी के बढ़ने की वजह से। अन्य शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं, जरा अन्य शब्दों को समझना, अन्य शब्द थोड़ा मुश्किल पड़ जाएंगे आप लोगों के लिए, समझो ध्यान से। अन्य शब्दों में, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, एक वस्तु के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने जितनी भी गुड्स की, अदर गुड्स दूसरी वस्तु, मान लो अदर गुड्स का मतलब मशीन है, और ये वन गुड का मतलब मान लो वीट है। तो वीट को बनाने के लिए हमने मशीन में जितना भी डिक्रीज किया, जितना भी सेक्रीफाइस किया, ठीक है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, हाँ, वीट को बनाने के लिए हम जितनी भी मशीन का सेक्रीफाइस करते हैं बेटा उसी को बोलते हैं एमओसी। और देखो मोर एंड मोर का मतलब होता है हम सेक्रीफाइस ज्यादा से ज्यादा करते हैं। और देखो झूठ थोड़ी बोल रहा हूं कि पहले 10 किलो वीट के लिए आपने 10 मशीन सेक्रीफाइस करी, फिर 10 किलो वीट के लिए अब देखो पहले से भी ज्यादा 10 से 20 मशीन सेक्रीफाइस करी, फिर 10 किलो वीट के लिए और ज्यादा 30 मशीन सेक्रीफाइस करी, और फिर 10 किलो वीट के लिए 40 मशीन सेक्रीफाइस करी। तो भाई वही तो बोल रहा है कि एक वस्तु के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु को हम ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कर्व है वो ऐसे बनता है, जो हमारा कर्व है वो कॉनकेव बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमारा एमओसी बढ़ रहा है। और एमओसी बढ़ने का मतलब क्या है कि हम जब एक वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दूसरी वस्तु को पहले से ज्यादा, उससे और ज्यादा घटाए जा रहे हैं, तभी एमओसी की वैल्यू बढ़ती है। समझ में आ गया? नहीं आया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल लेक्चर भी है भाई, डिटेल लेक्चर से भी आप इन्हें समझ सकते हो। अब देखो पेपर में अगर इसको बनाओगे तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। तो भैया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, अब भैया आपका एमओसी बढ़ रहा है, देखो तो बढ़ तो रहा है कि पहले 10 से घटा, फिर और ज्यादा 20 से 30 से 40 से, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है ना, 10 20 30 40 इसकी वैल्यू बढ़ रही है। पता है क्यों बढ़ रही है? पता है क्यों बढ़ रही है? जो हमने शुरुआत में एजम्पशन बच्चों पढ़ी थी ना, ये वाली एजम्पशन, ये वाली, ये जिस पे स्टार लगा रखा है मैंने, कि कोई भी व्यक्ति दोनों वस्तु को बनाने में इक्वल तरीके से एफिशिएंट नहीं होता, इक्वल तरीके से कुशल नहीं होता। वो एक वस्तु को तो अच्छे तरीके से बनाएगा लेकिन दूसरे को अच्छे तरीके से नहीं बनाएगा, इसी वजह से एमओसी बढ़ता है। एमओसी को एमआरटीवी कहते हैं। क्या बोला मैंने? एमओसी को हम एमआरटीवी कहते हैं, अभी आगे आएगा। और देखो ये लिखा भी है कि इसी रीजन की वजह से कि कोई व्यक्ति दोनों गुड्स को बनाने में इक्वल तरीके से कुशल नहीं है, इसी वजह से जो हमारा एमआरटी है या फिर जो हमारा एमओसी है वो बढ़ता है। तो बताओ पेपर में आ जाए एमओसी या एमआरटी क्यों बढ़ता है, तो आप ये चौथी वाली बात लिख के आएंगे,
क्योंकि जो लेबर है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होता, वो समान रूप से कुशल नहीं होता दोनों वस्तु के प्रोडक्शन करने में। समझ में आ गया? यही वाली बात आपके इस फीचर में लिखी है कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते दोनों गुड्स के प्रोडक्शन करने में। इसी वजह से जो हमारा एमओसी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो इंक्रीजिंग होता है, वो बढ़ता है। ठीक है, आगे बोलता है इफ रिसोर्सेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोडक्शन ऑफ गुड टू अनदर प्रोडक्शन, एमओसी इंक्रीजेस। मतलब वही बोल रहा है कि जब हम लेबर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, कि लेबर को मैंने बोला भाई मशीन छोड़ो गेहूं बनाओ, मशीन छोड़ो गेहूं बनाओ, मशीन छोड़ो गेहूं बनाओ, तो इस केस में क्या हो रहा है, जैसे ही देखो ना, यहां देखो, जब मैं लेबर को ट्रांसफर कर रहा हूं कि भाई मशीन छोड़ो गेहूं बनाओ, बिकॉज जब लेबर मशीन कम बनाएंगे तभी तो गेहूं ज्यादा बनेगा, बिकॉज लेबर तो मेरे पास 10 ही है, जब मशीन से लेबर हटाऊंगा तो गेहूं बनाएंगे। और इसी वजह से देखो मेरा एमओसी की वैल्यू बच्चों क्या हो रही है, एमओसी की वैल्यू मेरी बढ़ रही है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वाली जो बात है ये समझ में आपको आगे आएगी, अभी इसके बारे में कोई चर्चा मैं नहीं करूंगा। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी तो होपफुली आप सब लिख के आ जाओगे, आप सब समझा के आ जाओगे। ठीक है, चलिए अब देखो, अब बच्चों हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एमओसी। एमओसी एमओसी चल रहा है, अब एमओसी के ऊपर हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा पानी पी लूं, अरे थोड़ा पानी पी लूं, बेटा प्यास लग रही है मेरे को, बोलते बोलते आधा घंटा हो चुका है ना, शर्माता हूं मैं, अलग पीऊंगा, मेरे को शर्म आएगी और फिर मेरे मुंह से निकल जाएगा पानी और तुम्हारी स्क्रीन से बाहर ना आ जाए, तो मुझे अलग से पानी पीने दो। धन्यवाद। चलो भाई, अब देखो एमओसी की बात हमने कर ली है, बट फिर भी कर लेते हैं एमओसी के ऊपर पेपर में अलग से, एमओसी के ऊपर भी पेपर में अलग से 4 मार्क्स का सवाल बन जाता है। एमओसी क्या है, टेबल के माध्यम से इसको समझाइए। तो मैंने वही बोला, एक वस्तु को बनाने के लिए, समझना, एक वस्तु को बनाने के लिए दूसरी वस्तु में आपने जो भी सेक्रीफाइस किया, जो भी त्याग किया, उसी को एमओसी कहते हैं। देखो ना, आपने गेहूं को बनाने के लिए मशीन सेक्रीफाइस करी कि गेहूं बनाऊंगा तो मशीन कम बनानी पड़ेगी, 10 किलो गेहूं के लिए 20 मशीन कम बनी, फिर 10 किलो गेहूं के लिए 30 मशीन कम बनी, फिर 10 किलो गेहूं के लिए 40 मशीन कम बनी। तो आपने कौन सी मशीन है ये, सिलाई मशीन, तो आपने गेहूं बनाने के लिए मशीन को जो भी सेक्रीफाइस किया, बेटा इसी को तो एमओसी कहते हैं। वही तो लिखा है मेरे प्यारे प्यारे शांत तारे, मेरे जिगर के टुकड़े, क्या लिखा है एमओसी, ये एमआरटी इज द रेट, ये वो रेट है जिस रेट पर वन गुड मस्ट बी सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड्स, कि दूसरी वस्तु की एक यूनिट ज्यादा बनाने के लिए आपने पहली वस्तु में जितना भी सेक्रीफाइस किया उसी को बोलते हैं एमओसी। आप देखो क्वेश्चन आपके आंसर में लिखा है 1 यूनिट, चलो 1 में कन्वर्ट कर लो। देखो 0 से 0 कटा तो मतलब क्या, एक वीट के लिए एक मशीन सेक्रीफाइस करी, 0 से 0 कटा, फिर मतलब एक वीट के लिए इस बार 2 मशीन सेक्रीफाइस करी, 0 से 0 कट गया, फिर 1 किलो वीट के लिए 3 मशीन गई, 0 से 0 कटा, फिर 1 किलो वीट के लिए 4 मशीन गई। तो हर एक यूनिट को बनाने के लिए बार बार 1 किलो एक्स्ट्रा गेहूं को बनाने के लिए आप मशीन में जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, बेटा उसी को बोलते हैं एमओसी। अन्य शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में क्या लिखा है जी, अन्य शब्दों में इट शोज हाउ मच ऑफ गुड वाई यू नीड टू गिव अप टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स बाय 1 यूनिट, कि गुड एक्स को एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए हमने गुड वाई में जितना भी सेक्रीफाइस किया, जितना भी गिव अप माने क्या होता है, सेक्रीफाइस करना, उसी को एमओसी कहते हैं। हम एमओसी को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी भी कहते हैं, ये इसका फॉर्मूला है एमओसी, ये एमआरटी बराबर डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस किया पहले वो, अपॉन में डेल्टा यूनिट गेन, जो गेन किया अपॉन में वो, या आप ऐसे बोलो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, जो आपने सेक्रीफाइस किया उसको वस्तु वाई मान लिया और जिस वस्तु में आपको गेन हुआ उसको वस्तु एक्स मान लिया। और ये लड़का भाई बहुत लग रहा है मुझे प्यारा सा, तो इसके लिए जल्दी से शादी के लिए कोई लड़की देख लो और बता दो कि कोई अच्छी मिल जाए, तो ये लड़का जल्दी से शादी कर लेगा, है ना, मस्त सा बढ़िया सा।
मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, ढूंढने मत बैठ जाना, ढूंढने मत बैठ जाना भाई, मजाक कर रहा हूँ देवियों सज्जनों। हाँ भाई सुनो, बर्बादी नहीं करनी मेरे को अपनी शादी करके। चलिए समझ में आ गया। बाकी लग तो बढ़िया रहा है ना, चश्मा वश्मा लगा के ये। हाँ भाई सुनो, चलिए ये मीनिंग हो गया, ये आपकी टेबल हो गई। अब बेटा इसके नंबर नहीं मिलेंगे ना, आपको मीनिंग और टेबल के साथ इसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। तो देखो ये आपकी टेबल है और ये आपका एक्सप्लेनेशन है। वैसे तो कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, एक्सप्लेनेशन आप अपने आप भी इसकी पढ़ सकते हो और एक्सप्लेनेशन पढ़ के आप खुद समझ जाओगे इसको कैसे पेपर में लिख के आना है। अगर आप बोलोगे तो मैं इतना अपना आपको पढ़ाता हूं, इसके बाद बाकी सारा वही लिखा है। देखो कि ये टेबल शो करती है कि अगर हम वीट के प्रोडक्शन को 0 से बढ़ा के 10 करते हैं, कि वीट का प्रोडक्शन 0 से बढ़ा के हमने 10 कर दिया, तो क्या हुआ, हमने 10 यूनिट्स ऑफ मशीन टू बी सेक्रीफाइस। तो वीट को 10 बनाने के लिए हमने मशीन को 100 से 90, मशीन में 10 का सेक्रीफाइस किया, 10 वीट के लिए 10 सेक्रीफाइस किया। तो 10, इसका मतलब ये निकलता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ, यहां पे बच्चों ऑफ आएगा, ऑफ 10 यूनिट, marginal opportunity cost of 10 unit of wheat is equal to 10 unit of machine। मतलब 10 wheat को बनाने की marginal opportunity cost क्या है जी, 10 मशीन है। फिर ऐसे ही अगेन 10 wheat को बनाने के लिए, देखो ना, अगेन 10 wheat को बनाने के लिए, अगेन 10 wheat को बनाने के लिए हमने 20 मशीन को सेक्रीफाइस किया। तो उस 10 wheat के लिए, इस 10 किलो wheat के लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, कितनी है, इक्वल टू 20 मशीन है। कितनी है जी, 20 मशीन है। फिर देखो, फिर 10 वीट के लिए हमने 30 सेक्रीफाइस किया। तो ऐसे क्या है ये, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, लास्ट में लिखा है इट शोज दैट इंक्रीजिंग एमओसी, जब पूरा बन जाएगा आप देखोगे 10 20 30 40 एमओसी बढ़ रहा है। और ड्यू टू दिस, और इसी एमओसी के बढ़ने की वजह से जो पीपीसी है बच्चों कैसा बनता है जी, जी पीपीसी कॉनकेव बनता है, आपको पता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अपना पढ़ लेना, पेपर में 4 नंबर में है, ये सब आपको लिखकर छापकर आना ही पड़ेगा, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, ओके जी। अब एमओसी या एमआरटी पर ही डिपेंड करता है पीपीसी का स्लोप। देखो वैसे तो पीपीसी ऑलवेज बोला जाए, ऑलवेज, वैसे तो पीपीसी ऑलवेज कॉनकेव बनता है, लेकिन 2 और केस पढ़ लो जो कि होते नहीं है वास्तविकता में। ये केस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, वास्तविकता में होते नहीं है, बट पेपर में तो भाई कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं है। तो देखो बेटा पीपीसी कॉनकेव कब बनता है, जब हमारा एमओसी बढ़ता है, एमओसी बढ़ेगा पीपीसी कॉनकेव बनेगा। लेकिन मान लो एमओसी कांस्टेंट है, ना तो बढ़न लग रहा ना तो घटन लग रहा, तो पीपीसी बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा जी, स्ट्रेट लाइन। बट स्ट्रेट लाइन तो बच्चों, स्ट्रेट लाइन तो देखो बच्चों ये भी होती है, स्ट्रेट लाइन तो ये भी होती है, लेकिन ये नीचे की ओर आ रही है ना, तो मुझे पूरा बोलना पड़ेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। बेटा क्या बोलना पड़ेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा। और अगर एमओसी मेरा घटता है, अगर एमओसी मेरा घटता है तो पीपीसी ऐसा बनेगा, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। तो इन बात को याद रखेंगे आप लोग। याद रखवाने के लिए मेरे पास तरीका है भाई, तो बुलाते हैं हमारी टुनटुन मौसी को। हाँ भाई, टुनटुन मौसी जानते हो, भीम, भीम की मस्ती धूम मचाए, बल्ले बल्ले। हाँ भाई सुनो नलायकों, ये टुनटुन मौसी और ये भीम देख रहे हो, ये छोटा भीम के पेट में छोटा भीम, समझे, नहीं समझे, छोटे भीम के पेट में छोटा, वे नलायक हो तुम नहीं समझे, तुम समझे, तुम नहीं समझे, छोड़ो भाई। यहाँ पे आते हैं कंसेप्ट समझते हैं। देखो बेटा मौसी, मौसी को इंग्लिश में क्या लिखूंगा, मौसी, मौसी मतलब एमओसी। तो भाई मेरी बात सुनो, जो भीम भाई साहब है हमारे, इनकी डेली की डाइट है, इनकी डेली की डाइट पता है क्या है, इनकी डेली की डाइट है 2 किलो लड्डू, हमारे भीम भाई साहब की। लेकिन मौसी को आ गया भीम पे प्यार, और मेरा छोटा भीम, और मौसी भीम को दे रही है 3-3 प्लेट लड्डू। अब जब मौसी, अब भीम की डाइट है 2 प्लेट लड्डू, अब मौसी क्या बताओ क्या दे रही, मौसी लड्डू दे रही है ज्यादा, ऊपर वाला साइन मतलब ज्यादा, मौसी लड्डू देगी ज्यादा, तो खा खा के ये छोटा भीम क्या बन जाएगा, मोटू भीम, ये छोटा भीम क्या बन जाएगा, मोटा भीम। और देखो जैसे ही मोटा भीम बनेगा इसका पेट बाहर आएगा, और जब पेट बाहर आएगा तो बताओ
ये पेट बाहर आते ही कौन सी शेप ले रहा है बताओ? ये पेट बाहर आते ही भाई साहब कॉनकेव शेप ले रहा है। तो अगर मौसी लड्डू देगी ज्यादा तो भीम का पेट बाहर आ जाएगा ज्यादा, और भाई साहब ये बन जाएगा हमारा कर्व क्या? कॉनकेव। सिंपल सा मतलब है, अगर एमओसी ज्यादा तो पीपीसी क्या बनेगा जी? कॉनकेव। लेकिन एक बार क्या हुआ, भीम ने छेड़ दी मौसी की बिटिया, नाम क्या उसका? चुटकी। भीम ने छेड़ दी मौसी की बिटिया, अब मौसी हो गई भीम से गुस्सा, और अब भीम को डेली डाइट से 1 प्लेट कम मिलता है। डाइट क्या थी भाई साहब की? 2 प्लेट। अब इसे मिल कितना रहा है? केवल 1 प्लेट। हमारा भीम कमजोर हो गया, बिकॉज मौसी एमओसी ने लड्डू क्या दिए? कम। एमओसी कम, मौसी लड्डू देगी कम, तो देखो चेहरे पे बंदे के स्माइल रहेगी, लेकिन पेट देखो, ये पेट क्या हो गया जी? ये पेट भाई साहब का कम हो गया। और जब हम कर्व बनाएंगे तो बताओ, अगर कोई कर्व शेप ऐसी ले तो बच्चों क्या बोलते हैं इसको? उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो अगर मौसी लड्डू देगी कम तो पेट बन जाएगा ऐसे, शेप होगी कॉन्वेक्स। समझ में आ गया? अरे बोलो, अगर समझ में अब भी नहीं आ रहा ना भाई साहब, तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अबे नलायको, इससे और आसान तरीका मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। और देखो, अब भीम को मिल रही है नॉर्मल डाइट। नॉर्मल डाइट बोले तो जितना वो खाता उतनी मिल रही है, जिसकी वजह से अब भीम का ना तो पेट बाहर आएगा ना तो पेट अंदर जाएगा, भीम का पेट एकदम फ्लैट रहेगा। तो अगर मौसी क्या देगी भीम को? नॉर्मल डाइट, मतलब एमओसी ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, कैसा है जी? कांस्टेंट है, कि भैया 2 प्लेट लड्डू मिले तो वो खाता है। तो हमारा कर्व क्या बनेगा जी? हमारा कर्व बनेगा, हमारा पीपीसी बनेगा स्ट्रेट लाइन, ना तो वो कॉनकेव ना तो वो कॉन्वेक्स। और स्ट्रेट लाइन भी कैसा जी? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। बताओ, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई 3 केस मैंने आपको सिखा दिए। अगर एमओसी ज्यादा तो कॉनकेव, एमओसी कम तो कॉन्वेक्स, एमओसी कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है? अब देखो पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा। भाई साहब हम आपके लिए क्वेश्चन तक लेके आए हैं, पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, और तुम क्या बात करते हो। अरे वन शॉट भले ही है इस वीडियो का नाम, लेकिन हर एक चीज करवाएंगे चीते की रफ्तार से, पेपर पास करवाएंगे। बोलो शेर। अबे शेर बोल दो, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये वो वाला शेर नहीं है, शेर माने शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नालायकों, तुम्हारे लिए गले खराब नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हें तब भी शर्म ना आ रही होगी। क्यों भाई? आ रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन टिंग टोंग उसको भी दबा देना भाई। ठीक है? चलो देखो भाई, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा जी? पेपर में बनी हुई आएगी टेबल, और बोलेगा बताओ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप क्या बनेगी। तो उसको टेबल को पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। चलो भाई, टेबल की लिखते हैं पहले यहां पे वैल्यू, फिर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है? तो यहां पे लिखा है 20, 14, 9, 5, 2, 0, और यहां पे लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ भाई, टेबल को ऑब्जर्व करना आता है तो दिखाओ। सबसे पहले क्या आएगा? डैश, सबसे पहले डैश। अब जो सेक्रीफाइस करा पहले, बताओ क्या घट रहा है? गुड एक्स या गुड वाई? यहाँ पे तो गुड एक्स घट रहा है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस गुड एक्स में पहले हो रहा है, और यहाँ पे गुड वाई घट रहा है, तो यहाँ पे गुड वाई, सॉरी गुड वाई बढ़ रहा है, गुड वाई में गेन, गुड एक्स में सेक्रीफाइस। ठीक है? गुड वाई में गेन, गुड एक्स में सेक्रीफाइस। अब बताओ भाई, जो घटा पहले वो 20 से 4, भाई 6 घटा, और ये कितना बड़ा? 0 से 1, 1 बड़ा। आप चाहो तो यहाँ पे 6x और 1y बोल सकते हो, और चाहो तो ना बोलो, आप केवल 6 और 1 भी बोल सकते हो। बताओ, फिर 14 से 9 ये 5 घटा, और 1 से 2 1 बढ़ा, फिर 9 से 5 4 घटा, फिर 2 से 3 1 बढ़ा, 5 से 2 3 घटा, फिर 1 बढ़ा, 2 से 0 2 घटा, और 4 से 5 फिर 1 बढ़ा। और मैंने बोला स्टार्टिंग वाली वैल्यू को ऑब्जर्व करना चाहिए एमओसी के लिए। स्टार्टिंग वाली वैल्यू घटन लाग रही बढ़न लाग रही? अरे छोरे, घटन लाग रही। अब यू घटन लाग रही, और अगर एमओसी घटन लाग रहा मतलब मौसी लड्डू कम दे रही है, एमओसी कम मौसी कम लड्डू कम दे रही है, तो भैया बंदा हमारा कमजोर हो जाएगा, पेट अंदर को आ जाएगा, और पीपीसी की शेप बन जाएगी कॉन्वेक्स। एमओसी घट रहा है, पीपीसी कॉन्वेक्स बनेगा। समझ में आ गया? पेपर में कर लोगे, आपके नोट्स में सेम ऐसी क्वेश्चन है, तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार आप वहां पे इसको देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो आपके सामने, सॉरी आपके सामने क्वेश्चन है,
जरा बताओ भाई क्या बनेगा, बताओ। तो इसको भी भैया, भैया जी इसको भी नोट कर लो पहले। 50, 40, 30, 20, 10, 0। और यहां बोलो 0, 5, 10, 15, 20 और 25। हो गया भाई साहब? अरे हो गया रे बाबा, हो गया जी। चलो भाई, पहले पे डैश, ये घटन लाग रहा, ये घटन लाग रहा, तो ये सेक्रीफाइस हो रहा है। ये बढ़न लाग रहा, तो ये गेन हो रहा है। अब बताओ, 50 से 40 10 से घटा, 0 से 5 5 से बढ़ा, 40 से 30 फिर 10 से घटा, 5 से 10 5 से बढ़ा। समवन इज कॉलिंग मी, आई डोंट नो कौन है। पढ़ाई करते समय नो कॉल, हमने काट दिया, कॉल काट दिया, ठीक है। 30 से 20 फिर 10 से घटा, 10 से 15 5 से बढ़ा, 20 से 10 फिर 10 से घटा, 15 से 20 5 से बढ़ा, और 10 से 0 फिर 10 से घटा, 20 से 25 5 से बढ़ा। और अब केवल स्टार्टिंग वाली वैल्यू ऑब्जर्व करो, घटन लाग रहा, बढ़न लाग रहा। अरे भैया ये तो सेम सेम होवे, 10 10 10 10 10 सेम सेम होवे। और अगर सेम सेम होवे तो कर्व ना तो कॉन्वेक्स बनेगा ना कॉनकेव बनेगा। कर्व कैसे बनेगा जी आपका? स्ट्रेट लाइन बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बनेगा जी? स्ट्रेट लाइन बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो भाई पीपीसी वाला कंसेप्ट भी एकदम खत्म हो गया है, ठीक है जी। भाई हम अभी बात नहीं करेंगे, हमें बच्चे पढ़ा रहे अपने, हम बात नहीं करेंगे, सॉरी। आने दो कॉल को, ठीक है। चलिए अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। बहुत ही सिंपल स्वीट प्यारा सा टॉपिक। देखो भाई टॉपिक क्या बोलता है, ये बोलता है कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं पीपीसी में जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम मैं अगर पूरी मेहनत करे, पूरी जी जान लगा दे और ढंग से प्रोडक्शन करे, देश में कोई बंदा बेरोजगार ना बैठे, सरकार सबको काम दे, सारे के सारे काम कर रहे हैं। जितने भी देश में लोग खाली बैठे हैं सबको काम पे भेज दिया, सारे मेहनत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं कर रहा। तो पता है कितना प्रोडक्शन होगा? तो जो भी पॉइंट पीपीसी पे आ रहे हैं, ए बी सी डी, हम पूरा इतना प्रोडक्शन कर लेंगे। हम पीपीसी पर पूरा इतना प्रोडक्शन कर लेंगे। ये लाइन शो कर रही है कि अगर देश में, ये लाइन शो कर रही है कि अगर देश में पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से और हर व्यक्ति से काम करवाया जाए, हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? रुको, अभी समझ में तुम्हें आएगा कि हम इतना प्रोडक्शन, अब देख रहे हो रंग भरने आते भाई अपने को, हम इतना प्रोडक्शन बच्चों कर सकते हैं। अच्छा अगर हम थोड़ी कम मेहनत करें, देश में सबके पास काम नहीं है, कुछ लोग बेरोजगार बैठे हैं, कम मेहनत करें, तो हम प्रोडक्शन थोड़ा कम करेंगे, हम प्रोडक्शन ई पर करेंगे और हम प्रोडक्शन एफ पर करेंगे। तो भैया ए बी सी डी ई और एफ, ये वो पॉइंट है जिनको हम अटेन, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ये वो पॉइंट है जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। अगर मैं एफिशिएंसी से काम करूंगा, पूरी पूरी मेहनत से काम करूंगा, मैं रिसोर्सेस को बिल्कुल ऑप्टिमम यूज करूंगा। ऑप्टिमम यूज का मतलब मैं रिसोर्स की कोई वेस्टेज नहीं कर रहा, सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई खाली नहीं बैठा, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा बच्चों वो होगा ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ए बी सी डी हम प्रोडक्शन करेंगे। और इनको हम लोग बोलेंगे एफिशिएंट पॉइंट। क्या बोलेंगे जी? एफिशिएंट पॉइंट। और ये पॉइंट कहां पे है? ऑन द पीपीसी, ये पीपीसी के ऊपर है। एक होते हैं इनएफिशिएंट पॉइंट, मैं थोड़ी बेईमानी कर रहा हूं, मैं रिसोर्सेस का ठीक से यूज नहीं कर रहा, कुछ लोग देश में बेरोजगार है, खाली बैठे ढंग से काम नहीं कर रहे। तो प्रोडक्शन तब भी होगा, लेकिन कैसे होगा? इनसाइड द पीपीसी, पीपीसी के अंदर। वो पॉइंट हमारे ई और एफ वाले हैं, जो प्रोडक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। हम इनको इनएफिशिएंट पॉइंट बोलेंगे कि ये इतने कुशल नहीं है, इतने अच्छे नहीं है। तो ई और एफ इनएफिशिएंट पॉइंट होते हैं और ए बी सी डी एफिशिएंट पॉइंट होते हैं। अच्छा बताओ, जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन कौन करेगा? तो एक तो लेबर करेगी। क्या लेबर अकेले करेंगी? तो लेबर को काम करने के लिए मशीन वगैरह चाहिए होगी। तो जो भी प्रोडक्शन होता है वो रिसोर्सेस मतलब लेबर के माध्यम से और टेक्नोलॉजी मतलब मशीनों के माध्यम से होता है। अगर हम उन सबको अचीव कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ, इनको मैं प्राप्त कर पा रहा हूं, तो क्या बोलूंगा उसको? इनको अटेनेबल पॉइंट बोलते हैं। बताना पी और क्यू तो भाई इस बाउंड्री से बाहर है,
P और Q इस लक्ष्मण रेखा के बाहर है, क्या हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? जी नहीं, वो आगे आएगा, उसको बोलूंगा अनअटेनेबल पॉइंट। बट जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं A B C D E F, इन्हें क्या बोलेंगे जी? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या होता है जी? वो कॉम्बिनेशन जो हमारी औकात के बाहर है P और Q, कि हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे ना बेटा। अगर हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, जीजा नहीं बोलना, हम अपने सारे जीजा लगा देंगे। अबे जीजा नहीं लगाने, जी जान बोल रहा हूं नलायकों, कि अगर हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे ना, अबे जादू नहीं हुआ, देखो जादू देखा, हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे ना बेटा, तो हम हाँ जी, हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम P और Q तक पहुंच नहीं सकते। इनको बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। इस तक पहुंचने के लिए हमको देश में और लेबर लाने पड़ेंगे, हमको देश में बाहर से और लेबर लाने पड़ेंगे, हमको देश में और पैसा लगाना पड़ेगा, हमको देश में और टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी। वो हमारे लिए मान लो पॉसिबल नहीं है। जितने लेबर है और जितनी टेक्नोलॉजी है और जितना पैसा है, अगर उनसे ही काम करवाना है तो केवल यही तक काम होगा। अगर काम ज्यादा करवाना है ना, तो फिर आपको बाहर से और लोग बनाने पड़ेंगे, आपको और नई तकनीक मंगानी पड़ेगी और पैसा लगाना पड़ेगा, जो कि हम मानते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या बोलता है? वो सभी कॉम्बिनेशन जिनको कैन नॉट बी अचीव्ड, प्राप्त किया नहीं जा सकता अपने रिसोर्सेस और तकनीक के माध्यम से, कि हम पे जो रिसोर्सेस है, जो तकनीक है, हम उनके माध्यम से इनको प्राप्त नहीं कर सकते, इन्हें क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल पॉइंट कहते हैं। ये पीपीसी के बाहर होते हैं। ये पीपीसी के बच्चों कहां होते हैं जी? बाहर होते हैं, जैसे कि पी और क्यू। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपके सामने प्यारा सा स्वीट सा एक क्वेश्चन आ रहा है जी, आपके सामने प्यारा सा स्वीट सा क्वेश्चन है जी, ये बताओ कि क्या प्रोडक्शन, हाँ भाई, डज प्रोडक्शन टेक प्लेस ऑन द पीपीसी? क्या प्रोडक्शन पीपीसी पर होता है? जरा इसका जवाब दीजिए। क्या प्रोडक्शन पीपीसी पर, मतलब क्या प्रोडक्शन ए बी सी और डी पर ही होगा हमेशा? क्या हमेशा प्रोडक्शन ए बी सी डी पर ही होगा? तो बोलूंगा नो 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 नो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, एफिशिएंटली काम करूंगा, सभी लोगों से काम कराऊंगा, तो प्रोडक्शन मेरा पीपीसी पर होगा। बट अगर मैं बेईमानी करूंगा, सबसे काम नहीं कराऊंगा, कुछ लोग बेरोजगार हैं, खाली बैठे हैं, तो प्रोडक्शन पीपीसी के अंदर होगा। तो यस भी है, नो भी है। यस बताओ, प्रोडक्शन पीपीसी पर कब होगा? जब रिसोर्सेस कैसे होंगे? फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज। रिसोर्सेस को जब पूरी तरीके से, ईमानदारी से, कुशलता से काम करवाया जाएगा, तो प्रोडक्शन ऑन द पीपीसी पर होगा। लेकिन नो, बताओ पीपीसी पर कब नहीं होगा? तो जब रिसोर्सेस को इनएफिशिएंटली काम करवाएंगे, या अंडर यूटिलाइज का मतलब रिसोर्सेस से कम काम करवाएंगे, तो प्रोडक्शन बिलो द पीपीसी, पीपीसी के अंदर होगा। समझ में आ गया? अटेनेबल और अनअटेनेबल भी होपफुली क्लियर है। ठीक है जी, अब सारी कंफ्यूजन खत्म। अब बच्चों को कंफ्यूजन पता है क्या होती है? बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि पीपीसी शो क्या करता है, कि हमने जो पीपीसी बनाया है ये शो क्या करता है। तो बेटा ये शो करता है एक देश के प्रोडक्शन करने की क्षमता कितनी है। पीपीसी कभी भी एक्चुअल प्रोडक्शन शो नहीं करता, देश जितना बना रहा है ये वो शो नहीं करता। मान लीजिए कि ये मैंने आपके सामने बनाया पीपीसी। अब ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। हो सकता है देश इस समय एक्चुअल में इतना प्रोडक्शन कर रहा हो, इतना प्रोडक्शन कर रहा हो, इतना प्रोडक्शन कर रहा हो, इतना प्रोडक्शन कर रहा हो। ये जो लाइन है ये बस ये शो करती है हमारी इतनी क्षमता है कि सभी लोगों से काम करवाए, देश में कोई बेरोजगार ना बैठे, हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में अभी मान लो देश में लोग बेरोजगार बैठे हैं, सब ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, तो हो सकता है प्रोडक्शन अभी देश में कम हो रहा हो। तो पीपीसी कभी भी एक्चुअल प्रोडक्शन शो नहीं करता। ये जो बॉर्डर है ये हमारी क्षमता को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 घंटे मान लो पढ़ा सकता हूं, तो ये मेरी क्षमता है। लेकिन पढ़ा रहा हूं मान लो मैं केवल 7 घंटे। समझ में आ गया? तो सिमिलरली हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, मेरी क्षमता है, बट प्रोडक्शन में केवल कम कर रहा हूं। ठीक है,
तो वही वाली बात यहां पे बोली गई है कि पीपीसी क्या शो करता है, पीपीसी एक देश के पोटेंशियल प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने की क्षमता शो करता है, नॉट एक्चुअल प्रोडक्शन, यह वास्तविक प्रोडक्शन को शो नहीं करता। पीपीसी दर्शाता है, पीपीसी शो करता है कि अगर सभी रिसोर्सेस को फुल्ली और एफिशिएंटली तरीके से यूटिलाइज मतलब यूज किया जाए तो हम कितना प्रोडक्शन एक देश में कर सकते हैं। बट इन रियलिटी वास्तविकता में क्या होता है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है वो हमेशा हमारी पोटेंशियल से कम होता है, कि हम कर सकते हैं ज्यादा बट प्रोडक्शन कर रहे हैं कम। क्यों? बिकॉज देश में बेरोजगारी है, सब लोग काम नहीं कर रहे, या जो लोग काम कर रहे हैं वो इनएफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कुशलता से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारा क्षमता से कम हो पाता है। समझ में आ गया? भाई मैं भी कंफ्यूज था, अब इस बंदे कंफ्यूजन इस बंदे ने दूर कर दी, इस टॉपिक को लेकर ये बंदा कंफ्यूज था, अब इस बंदे जो कंफ्यूजन है वो इस वाले बंदे ने दूर कर दी। समझ में आ रहा है? सेम सेम बट डिफरेंट। हाँ भाई, ओहो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे आगे आगे। हाँ भाई, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद 2-4 ट्रू फॉल्स पूछूंगा, लगभग 1 घंटा मेरे ख्याल से हो गया होगा। ये लास्ट टॉपिक है, 2-4 ट्रू फॉल्स पूछूंगा, फिर वीडियो खत्म हो जाएगी, लेक्चर खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, ये टॉपिक भाई साहब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भाई साहब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा। चेंजेस इन पीपीसी, पीपीसी में होने वाले चेंजेस देखो भाई बहुत ध्यान से। बेटा अगर देश में रिसोर्स मान लो बढ़ जाए, देश में लेबर ज्यादा आ जाए, देश में तकनीक अच्छी हो जाए, देश में लेबर की एफिशिएंसी बढ़ जाए, काम करने की क्षमता बढ़ जाए, तो बताओ इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर, हमारे पीपीसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो भैया सिंपल सी बात है, भैया जी सिंपल सी बात है, हमारे देश का जो प्रोडक्शन है ना वो बढ़ जाएगा, हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, हम बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट होना। जब देश में लेबर ज्यादा हो जाएंगे, देश में अच्छी तकनीक आ जाएगी, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्शन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, तो पीपीसी का आकार भी बढ़ जाएगा, पीपीसी बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर देश में रिसोर्सेस मान लो कम है, टेक्नोलॉजी कम है, एफिशिएंसी कम है, लेबर मान लो कम हो गए, मर गए, तकनीक मान लो बेकार हो गई, लोग आलसी हो गए, एफिशिएंसी कम हो गई, तो जो हम प्रोडक्शन करते थे अब उतना नहीं कर पाएंगे, हमारी प्रोडक्शन करने की क्षमता कम हो जाएगी। ये एरो अंदर की ओर है, हमारा पीपीसी अंदर की ओर हो जाएगा, हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो भाई याद रखना, अगर रिसोर्सेज ज्यादा, टेक्नोलॉजी ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा, ठीक है, तो पीपीसी बाहर की ओर, अगर रिसोर्सेज कम, टेक्नोलॉजी कम, एफिशिएंसी कम, तो पीपीसी अंदर की ओर शिफ्ट होगा। अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं। क्वेश्चन ये है, बताओ भाई जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गई, पीपीसी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? दिमाग लगाओ, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आएगी तो लोग मरेंगे, और लोगों का मरना, लोग क्या होते हैं, देश में रिसोर्स होते हैं, बिकॉज वही लोग तो प्रोडक्शन करते हैं, वही लोग तो काम पे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आएगी, खेती बाड़ी का नुकसान होगा, पैसों का नुकसान होगा, लोग मरेंगे, रिसोर्स कम होंगे, तो पीपीसी हमारा अंदर की ओर आ जाएगा, बोले तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, लो जी लो। लेकिन मैंने बोला मेक इन इंडिया प्रोग्राम सरकार ने अपनाया। मेक इन इंडिया कौन सा प्रोग्राम है? मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा लाई गई एक योजना है, जहां पे बाहर के विदेशी निवेशकों को, विदेशी इन्वेस्टर्स को हम इंडिया में बुलाते हैं और बोलते हैं इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाओ, इंडिया में प्रोडक्शन करो। हमने आईफोन को बोला कि आईफोन जी इंडिया में आ जाओ, इंडिया में प्रोडक्शन करो। तो जब मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में बनाओ, अब जब बाहर के लोग इंडिया में आएंगे तो क्या लेके आएंगे? पैसा लेकर आएंगे। पैसा क्या होता है जी? रिसोर्स होते हैं। वो नई तकनीक लेकर आएंगे प्रोडक्शन करने की, देश में नई तकनीक आएगी, देश में पैसा आएगा, इट मींस देश के प्रोडक्शन करने की क्षमता बढ़ जाएगी और पीपीसी हमारा बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। समझ में आ गया? चलिए ये बताओ, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, भारत सरकार ने नई संस्था खोली जहां पे लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। जब लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी तो लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लोग अच्छे से काम करेंगे, लोगों के प्रोडक्शन करने की क्षमता बढ़ जाएगी और पीपीसी आपका बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा।
अगला, लार्ज स्केल आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल का बच्चों मतलब होता है विदेशी इन्वेस्टर्स का पैसा। इंडिया में मान लो बहुत सारे विदेशी इन्वेस्टर्स है, बट इंडिया में मान लो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ और वो इन्वेस्टर्स डर गए और बोले हम इंडिया में काम नहीं करेंगे। वो इन्वेस्टर्स अपना पैसा उठा के इंडिया के बाहर चले गए। तो इससे क्या हुआ, देश में जो पैसा था अब वो बाहर चला गया, देश में पैसा कम हो गया। और पैसा क्या होता है जी, रिसोर्स। देश में पैसा कम, प्रोडक्शन करने की क्षमता कम, पीपीसी अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, बोले तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला, टेररिज्म अटैक। मान लो आतंकवादी हमला हुआ, बताओ आतंकवादी हमला अगर होगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। आतंकवादी हमला होगा तो लोग मरेंगे। लोग क्या होते हैं जी, रिसोर्सेज, प्रोडक्शन करने में काम आते हैं। पीपीसी अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, बोले तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसी प्रकार वॉर बिटवीन कंट्रीज, इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, पैसा बर्बाद होता है, लोग मरते हैं, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, वापस से प्रोडक्शन करने की क्षमता कम हो जाएगी, पीपीसी का आकार छोटा हो जाएगा, पीपीसी अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, वंस अगेन लेफ्टवर्ड शिफ्ट। समझ में आ गया। ठीक है, चलो भाई ये वाला बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय गवर्नमेंट, सरकार ने देश में रोजगार के अवसर पैदा किए, पीपीसी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई साहब नो चेंज, पीपीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज पीपीसी ऑलरेडी ये शो करता है कि जब देश में सब लोग के पास रोजगार होगा, सब लोग काम करेंगे, हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो रोजगार तो सरकार अगर बढ़ा रही है तो पीपीसी नहीं बढ़ेगा, बिकॉज पीपीसी ऑलरेडी ये मान के चल रहा है कि सब लोग काम कर रहे हैं, हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। हाँ ये हो सकता है कि कोई पॉइंट अंदर है, ठीक है, जब देश में बेरोजगारी थी, देश में अनएम्प्लॉयमेंट था, देश में क्या थी जी, बेरोजगारी थी, तो हम यहाँ पे थे। अब सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए तो हमें काम मिल गया और अब हम यहाँ पर आ गए। तो पीपीसी का पॉइंट अंदर से बाहर की ओर आ जाएगा, लेकिन रोजगार के बढ़ने से पीपीसी कर्व का आकार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पीपीसी ऑलरेडी इस बात को एज्यूम करके ही बनाते हैं कि सब लोगों के पास रोजगार है, सब लोग काम कर रहे हैं। तो रोजगार सब लोगों के पास है तो पीपीसी ये होगा, ठीक है। तो अंदर से पॉइंट बाहर आएगा, बट पीपीसी का आकार चेंज नहीं होगा। और ये भी सेम ऐसे ही तो है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था और आपने इसके बारे में पढ़ा होगा अपनी इको में 10th क्लास की। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पहले काम 100 दिन का मिलता था, अब यहाँ पे काम मिलता है 150 दिन का। पता आप लोगों को, मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, अब 150 डेज का काम मिलता है। तो भैया बात तो वही हो गई कि रोजगार बढ़ गया, काम ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर भी जो पॉइंट है अंदर से बाहर की ओर आएगा, ठीक है। यहां पर भी पीपीसी में कोई चेंज नहीं होगा। इन दो पॉइंट में ध्यान रखना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले केस में पीपीसी कभी आगे नहीं बढ़ता, बस पॉइंट अंदर से बाहर आता है। समझ में आ गया, ये भी हो गया। अब सच और झूठ का सामना कर लो, अगर आपने सही आंसर दे दिए तो आपको मिलेगी मेरी तरफ से 3 डेज और 2 नाइट्स की थाईलैंड की ट्रिप। मेरी तरफ से आपको 3 डेज और 2 नाइट्स की थाईलैंड की ट्रिप मिलेगी, अगर चारों के चारों जवाब आपने सही दे दिए। हाँ भाई, सवाल नंबर 1 ये बोलता है जो पीपीसी कर्व है एक ग्राफिकल मेथड है किस चीज का, किस चीज को हाईलाइट करने का। तो आपको पता है हमने पढ़ा था हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। तो बताओ हाउ टू प्रोड्यूस को शो करने का एक ग्राफिकल मेथड है। तो ट्रू है या ट्रू है या फॉल्स है, नालायको ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पीपीसी ये नहीं बताता प्रोडक्शन कैसे होगा, पीपीसी ये बताता है प्रोडक्शन किन दो वस्तुओं का होगा और कितनी मात्रा में होगा। मतलब पीपीसी व्हाट टू प्रोड्यूस को शो करता है, पीपीसी हाउ टू प्रोड्यूस को शो नहीं करता। याद रखना, पीपीसी व्हाट टू प्रोड्यूस को शो करता है, हाउ टू प्रोड्यूस को शो नहीं करता। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। अगर देश में रिसोर्सेस की ग्रोथ होगी, रिसोर्स बढ़ जाएंगे, लोग ज्यादा हो जाएंगे, तो बताओ हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। तो यस ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। मान लो ये हमारा पीपीसी है, अब रिसोर्स बढ़ जाएंगे, लोग ज्यादा, लेबर ज्यादा, तो पीपीसी बढ़ जाएगा, पीपीसी हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन 3 का आंसर दो। इन एन इकोनॉमी, एक देश में प्रोडक्शन टेक प्लेस ऑलवेज ऑन द पीपीसी, प्रोडक्शन हमेशा पीपीसी पर होता है। भाई साहब ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। आपको पता है प्रोडक्शन पीपीसी पर भी होता है और प्रोडक्शन पीपीसी के अंदर भी होता है। अगर एफिशिएंटली काम करेंगे तो पीपीसी पर होगा और एवं काम करेंगे तो पीपीसी के अंदर होगा। और नालायकों आखिरी, रिच कंट्रीज आल्सो फेस सेंट्रल प्रॉब्लम, जो अमीर देश होते हैं उनको भी केंद्रीय समस्या फेस करनी पड़ती है। जी एकदम ट्रू है। अमेरिका बोलता था क्या हो तुम, अब हम बोलते तू क्या है बे, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम तो तेरे को भी झेलनी पड़ती है। तो अमीर देश भी सेंट्रल प्रॉब्लम को फेस करता है, यह कथन भी सत्य है। तो 4 बातें थी, ट्रू फॉल्स थे। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, सॉरी पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू। समझ में आ गया? होपफुली समझ में आ गया होगा। और यहां पे आपका लेक्चर खत्म हो गया। और ये महाशय देख रहे हो, ये जो महाशय है इन्होंने फिर से आपकी याद में रोना शुरू कर दिया। ये रो रहे हैं कि अच्छा चलता हूं दुआओं में या, हाँ भाई अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। दिल मेरा फिर से एक बार टूट गया है क्योंकि तुम लोग जा रहे हो, तुमसे विदा लेने का मन तो भाई मेरा भी कर रहा है। सच बता रहा हूं, पक चुका हूं मैं पढ़ा पढ़ा के। कल मिलेंगे नए वीडियो में, नए लेक्चर में, नए चैप्टर, जिसमें हम कल बच्चों किसकी बात करेंगे? कल हम बात करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस की, जो कि चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची छुट्टी ना करे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। सारे बच्चे गुड नाइट बोल देना। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड में ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है भाई सब, जा रहा हूं मैं, बाय, रोको मत, जा रहा हूं मैं। ठीक है, बाय बाय।